आओ बच्चों, दुर्वा का 12वां पाठ, आषाढ़ का पहला दिन। ये एक कविता है। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको अर्थ से समझते हैं और फिर भावार्थ करते हैं। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर उड़ पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य, जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। इसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। आओ इसको अर्थ से समझें। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। इसमें कवि कहते हैं, इसमें वर्षा ऋतु का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी व्याख्या इस पोयम के अनुसार उन्होंने उसको दर्शाया है, बताया है। हवा का जोर, वर्षा की जड़ी, जो कह रहा है जो हवा का जोर है, जो हवा पूर्वाई में जो तेज चल रही है, वर्षा की झड़ी भी उससे तेज हो गई है। वर्षा की झड़ी, जहां हवा का बहाव चल रहा है, वर्षा की झड़ी भी वहीं पड़ रही है। झाड़ों का गिर पड़ना, और झाड़ जो है, वायु इतनी जोर से चल रही है और वर्षा की झड़ी भी लगी हुई है और झाड़ों भी उससे वायु के जोर से गिर रहे हैं। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। कहता है कि जब बादल गरजते हैं ना, वो दूर गरजते हैं, बहुत दूर, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे सिर के ऊपर ही गरज रहे हैं, मानो हमारे सिर के ऊपर ही टूट पड़ेंगे। तो आपको बताते हैं, अगला आगे चलते हैं। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। उमड़ती नदी, अब जब वर्षा हो रही है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है, जो रुकी नहीं रही है वर्षा, तो नदी का पानी बहुत हो गया है। कह रहे वो खेती की छाती तक लहर उठना। जो नदी है, वो खेती की जो छाती होती है ना, वहां तक उसकी लहर जाकर पड़ रही है। ध्वजा की तरह बिजली की दिशाओं में फहर उठना। कह रहे जैसे बिजली की जो तरंगे होती है ना, जो आकाश में है, वो गरजती है तो ऐसे लाइन होती है, फिर जैसे पत्तियों में ऐसे होता है, पत्तियों में पत्ती को देखो ना, पेड़ की पत्ती को, तो उसमें शाखाएं ऐसे निकली होती हैं। उसी तरीके से कह रहा है, वो जो बिजली है ऐसे गरज रही है जैसे कि हमारा ध्वज हवा से जब हिलता है ना, ऊपर की तरफ लहराता है। बिजली की दशाओं में जो फैर उठना, इसका मतलब है जो बिजली की जो बिजली गरजती है ना आसमान में, उसकी तरंगे भी दिखती हैं। जब बारिश होती है, बिजली गड़कती है, तो हमें रोशनी दिखती है। उसका उन्होंने ध्वजा से विख्यान किया है। जैसे ध्वजा है, हमारा ध्वज है, हिलता है, उड़ता है, उसी तरह बिजली की जो किरणें हैं, वो भी उसी तरीके से फैल रही हैं। आओ इसको, अब आपको अर्थ से समझाया, अब इसकी व्याख्या बताएं, कैसे भावार्थ कैसे लिखेंगे इसका। इस कविता में मानसून के शुरू होने पर एक किसान की खुशी का वर्णन किया गया। इन कविता की लाइनों से क्या लगता है, जो किसान की खुशी है ना मानसून के आने से, उसका वर्णन किया गया है। आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है और इस महीने के आसपास मानसून की शुरुआत होती है। जब मानसून आता है तो हवा जोरों से चलती है, जिससे झाड़ झंगार गिर जाते हैं। बादल ऐसे गरजते जैसे आपके सिर के ऊपर ही गरज रहे हों। नदियां अपने उफान पर होती हैं, कभी कभी वो खेतों के कलेजे तक चढ़ जाती है। चारों दिशाओं में बिजली ऐसी चमकती है जैसे ध्वजाएं लहराते हैं। आओ अगला देखें।
ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कर गजरारे। इसमें कवि कहते हैं कि ये वर्षा के अनोखे दृश्य, ये जो बारिश के अनोखे दृश्य हैं जिसको प्राण से है प्यारे। किसको प्राण से प्यारे हैं ये वर्षा के जो अनोखे दृश्य हैं? ये यहाँ पे बताया गया है, ये किसान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। जो चातक की तरह तकता है, जैसे चातक है ना, चांद को तकता है ना, निहारता है, उसी तरह एक किसान बादल घने कजरारे जो हैं उनके लिए वो इंतजार करता है, पूरे साल उनका इंतजार करता है, उनको वो अपने प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो भूखा रहकर, भूखा भी रह जाता है और धरती चीर कर, और अपनी धरती को फसल उगाकर उसमें पूरे संसार को वो खिलाता है, खुद वो भूखा रहता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिलमिलाता है, ये जो बारिश का पानी है अगर वक्त से बरसात नहीं होएगी तो वो तिलमिला जाएगा। अर्थात वो इसी का वेट कर रहा होता है कि कब बारिश होगी और मेरे खेत एक झंडे की तरह हरे भरे लहराएंगे। अब इसका देखते हैं कैसे करते हैं, इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। एक व्यक्ति जिसे वर्षा के ये अनूठे दृश्य प्राणों से भी प्यारे लगते हैं वो है किसान। किसान किसी पपीहे की तरह टकटकी लगाए बादलों का इंतजार करता है। जैसे पपीहा होता है ना, उसी तरीके से वो टकटकी लगाए बादलों की तरफ देखता है, इंतजार करता है। वह खुद भूखा रहकर भी जी तोड़ मेहनत करता है, उसकी मेहनत की बदौलत खेतों में अनाज निकलता है और दुनिया का लोगों का पेट भरता है। यदि समय पर बारिश नहीं आती तो किसान सबसे ज्यादा ही बेचैन, तिलमिला जाता है, बेचैन हो जाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। कहता है आषाढ़ के पहले दिन ही उस क्षण जब बारिश होती है तो वो, उसने यहाँ पर कालिदास का क्या बताया, व्याख्यान किया है। कवि ने लिखा है कि अगर आपके मन में बादल देखने के बाद कालिदास की बजाय किसान की तस्वीर आती है तो उस समय एक ही रास्ता है और वो है कालिदास के क्षमा मांगने का, एक ही रास्ता है। कालिदास रचित मेघ दूतम एक प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम एक जो प्रसिद्ध रचना है, इसे प्रेमी और प्रेमिका मेघों के द्वारा अपना संदेश भेजते हैं। दोनों को हमेशा बादलों के आने का इंतजार रहता है। इस रचना की प्रसिद्धि के कारण साहित्य में मेघों की चर्चा होने पर कालिदास का ध्यान स्वाभाविक है। बच्चों, आपको मैंने ये पूरी कविता अर्थ से समझाई और उसके बाद इसका मैंने भावार्थ भी किया। किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? तो इसका उत्तर देंगे, किसान को बादलों का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि इससे वह अपने खेत सींच सकता है। अगर बारिश नहीं होगी तो तेज गर्मी से उसके खेत जल जाएंगे, इसी से वह पूरे जग को खाना देता है। तो इसका ख क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? उत्तर देंगे, कवि को वर्षा के समय किसान की याद इसलिए आती है क्योंकि किसान की खेती से ही हम सबका पेट भरता है। ग प्रश्न, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? ग, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है क्योंकि जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है अन्यथा प्यासा रह जाता है, उसी प्रकार किसान अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा का इंतजार प्रतीक्षा करता है या इंतजार करता है। प्रश्न 2 का क, कवि ने
कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, इसके बारे में अपना अनुभव बताओ। देखो इसका उत्तर देखो बच्चों कैसे देंगे। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में सर्दी आती है, हल्की सर्दी आती है तो अच्छा लगता है, फिर सर्दी बढ़ती जाती है, उसमें बहुत से गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, कोहरा जम जाता है, दूर का कुछ दिखाई नहीं देता। अब ख प्रश्न लेंगे। वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। उत्तर देंगे वर्षा ऋतु से पहले लोग छाते, बरसातियां ठीक करवा लेते हैं, मकान में कहीं दरार हो तो वो भी ठीक करवा लेते हैं, अनाजों में कीड़ा न लग जाए उसकी दवाई डालते हैं। प्रश्न तीसरा, इसका भी है भाग का। तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था, अपनी याद से अपने अनुभव को 10 वाक्यों में लिखकर दिखाओ। तो बच्चों ये वाला प्रश्न का उत्तर तुम अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, अपना एक्सपीरियंस अनुभव लिख सकते हो कि पहले दिन कक्षा में आए तो क्या क्या हुआ था। यहाँ हम देंगे उत्तर, जब मैं पहले दिन कक्षा में आया तो एक अजनबी की तरह बैठा हुआ था, सभी बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लंच टाइम में मैंने पास बैठे साथी से बात करने के अपने लाए लंच खा लो कहकर शुरुआत की। हमारी टीचर ने भी सबसे पहले मेरा नाम पूछा। टीचर ने एक अच्छे विद्यार्थी को कहा कि वह अपनी कापियां मुझे दिखा दे ताकि मैं काम पूरा कर सकूं। टीचर बहुत अच्छी है। मेरे सभी साथी धीरे धीरे मुझसे बात करने लगे। गेम्स पीरियड में हम साथ खेले। पहले दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियों की कोई कविता भी लिख कर दिखा सकते हो। तो पहला दिन की कविता भी लिख के तुम दिखा सकते हो। पहला दिन देखो। पहले दिन में स्कूल को पहुंचा, टीचर जी ने मेरा नाम था पूछा, बड़े प्यार से मुझे बिठाया, अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाया, साथी भी थे मेरे अच्छे, पढ़ने में कुछ बढ़िया पर कुछ कच्चे, पर सब थे मन के सच्चे, मुझे लगा बहुत ही अच्छा पहले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा। इस तरीके से बच्चों आप भी अपने अपने तरीके से कविता लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, क्या होगा। क, अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो। इसका उत्तर देंगे, अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो तो सूखा पड़ जाएगा, नदी नाले सब सूख जाएंगे, धरती तल सूखने से चटक जाएगा, खेती नहीं होगी जिससे खाने को अनाज नहीं मिलेगा। ख प्रश्न, अगर वर्षा बहुत अधिक हो। अब ज्यादा होना भी तो बुरा है ना, अगर बिल्कुल ना हो वो भी बुरा है, अब ज्यादा ना हो तो भी बुरा है। अगर वर्षा बहुत अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ पानी में बह जाएगा, जान और माल दोनों की हानि होगी। अब ग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर वर्षा बहुत ही कम हो तो इसका उत्तर देंगे, देखो ज्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो और बिल्कुल भी ना हो, सबका नुकसान है। अगर वर्षा बहुत ही कम होगी तो गर्मी व हुमस रहेगी, गर्मी बहुत लगेगी और हुमस भी रहेगी, पर्यावरण ठीक नहीं होगा, बहुत अच्छा अनाज नहीं होगा, कहीं कहीं पानी की बहुत कमी भी हो सकती है। अब ख प्रश्न देखेंगे, वर्षा को मगर आंधी तूफान के साथ हो, वर्षा हो और लेकिन आंधी तूफान के साथ हो, तो इसका उत्तर देंगे, वर्षा अगर आंधी तूफान के साथ होगी तो बहुत नुकसान होने की आशंका रहेगी, पेड़ मकान आदि टूट सकते हैं और जान मान दोनों की हानि होगी। बड़ा प्रश्न देखते हैं अगला, वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो। इसका उत्तर देंगे, वर्षा में अगर हमारी छुट्टी हो तो बहुत अच्छा लगेगा, रोज बारिश में नहाएंगे, कभी साथियों के साथ पिकनिक पर भी जाएंगे। पांचवा प्रश्न, कवि अपना कल्पना से शब्दों के हेर फेर द्वारा कुछ चीजों के बारे में ऐसी बातें कह देता है जिसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तुम भी अपनी कल्पना से किसी चीज के बारे में जैसे भी बात बताना चाहो बता सकते हो। हाँ, ध्यान रहे कि उन बातों से किसी को कोई नुकसान ना हो, शब्दों के हेर फेर में तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। इसका उत्तर देंगे,
मैं एक खेत की सैर करने गया। पीली सरसों के खेत लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हरी मखमली जमीन पर पीली चादर पड़ी है। उस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चमकते हुए मोती और जर्री जैसी लग रही थे। अब हम करेंगे प्रश्न छठा। तुमने इस कविता में एक कवि जिसने इस कविता को लिखा है उसके बारे में जाना, और इसी कविता में एक कवि कालिदास के बारे में भी जाना। अब तुम बताओ। क प्रश्न, तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हारी पसंद के कवि कौन कौन है? तो उत्तर देंगे कालिदास, रैदास, सूरदास, मीरा, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, गोपाल दास नीरज, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अशोक चक्रधर आदि पसंद हैं। अगला ख प्रश्न, उनमें से किसी एक कवि की कोई सुंदर सी कविता जो तुम्हें पसंद हो को हिंदी अनुवाद कर अपने साथियों को दिखाओ। तो हम इसका उत्तर देंगे रहीम ब्रजभाषा के कवि थे। उनकी रचना इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कवि रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान सुजना। इसके देखो, इसका अर्थ देखो क्या है पहले। पेड़ अपना फल ना खाकर दूसरों की भूख मिटाता है, और सरोवर अपना जल ना पीकर दूसरों की प्यास बुझाता है। अर्थात ये दोनों दूसरों के लिए कार्य करते हैं। रहीम कहते हैं इसी प्रकार हमें भी धन का संचय अपने लिए ना करके दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। आप स्वयं भी अपने प्रदेश के कवि की कविता ढूंढने और उसका अनुवाद करने के लिए अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद अपने साथियों को अपनी कविताएं दिखाएं और इस विषय में भी चर्चा करें। अगला प्रश्न सातवां। नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम भी दिए गए शब्दों को बदलो। नमूना, गिरना, गिराना, गिरवाना। इसका उत्तर देंगे। देखो, आंसर देंगे उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना, फहराना, फहराना, फहरवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। इस तरीके से इसके उत्तर हुए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड